या तो वो उसको अच्छी प्रकार से समझा नहीं पाते, अधिकारी के सामने रख नहीं पाते। सक्षम तौर से रखने के बाद में कोई भी अधिकारी उस चीज़ को मना नहीं कर सकता। और ऐसा कोई अधिकारी है भी तो ऊपर एक से एक कड़ी बनी हुई है। यदि ऐसा लापरवाही करता है या जानबूझ करके उन चीज़ों की अनदेखी करता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्रियों के समक्ष उस चीज़ को रखी जाती है तो उसकी ऊपर कार्रवाई होती है। और ऐसा नहीं है कि कोई अधिकारी नहीं मानता। मुख्यमंत्री को स्वयं को ये कहना पड़ा कि मैं कॉल बैक कर सकती हूँ तो आप कॉल बैक क्यों नहीं कर सकते। नए विधायकों के काम हो रहे हैं, ब्यूरोक्रेट बेलगाम हैं, ब्यूरोक्रेट अपनी मर्जी से चलते हैं। पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, बगैर लिए दिए कोई भी अधिकारी काम करने को तैयार नहीं है। बार बार मुख्यमंत्री जी ने कल जितनी कठोरता से कहा, शायद उसके बाद से कुछ स्थितियां ठीक होंगी। और मैं समझता हूं कि आम जनता का काम करना ये लोक सेवक का कर्तव्य है। जाहिर सी बात है, सब कहते हैं लोक सेवक हैं, उनको अपना काम करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद अगर नसीहत देने की नौबत आ जाए तो हालात को समझना बेहद ज़रूरी है। प्रताप सिंह जी, ये नसीहत देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या बेलगाम है सच में जनप्रतिनिधियों को, या फिर मुख्यमंत्री के फरमानों को नहीं सुना जाता? रात्रि चौपाल का जिक्र करूंगा, सरकार संभागों में गई, हर कलेक्टर हर एसपी को कहा गया कि आप लगातार रात्रि चौपाल लगाइए। बीते सरकारों के राज में भी ऐसा हुआ है और ये होता है, लेकिन इस बार नहीं देखा हमने कहीं पर। देखिए, बहुत बड़ा मैंडेट मिला, इतने बड़े बहुमत के बाद यदि सरकार लाचारी शो करती है और वो भी जब 2 साल होने लगे तब करती है तो कहीं ना कहीं कई बार ऐसा लगता है, लोगों में चर्चा है कि अपनी बुराई दूसरों के माथे कर दो सारी की सारी। आपका विजन क्या था? आपकी योजना क्या थी? आपने नई थीम क्या दी? आप पावर में आए, पावर में आने के बाद नौजवान के लिए कोई नीति बनाते, आपने कहा 15 लाख लोगों को रोजगार देंगे, इसका मतलब हर महीने 25,000 लोगों को रोजगार दोगे। आप विद्यार्थी के लिए, कर्मचारी के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, व्यापारी के लिए कोई पॉलिसी नहीं ला पाए। काम धंधे चौपट हो गए। आपने एक रिसर्जेंट राजस्थान को चैलेंज के रूप में ले रखा है। मैं आज कह रहा हूं, जो मार्केट की हालत है राजस्थान में, सवाल बीजेपी कांग्रेस का नहीं है, पॉलिटिक्स का नहीं है। आम आदमी को शाम को रोटी चाहिए, नौजवान को रोजगार चाहिए, हर घर में चूल्हा जलना चाहिए। आप बातें अच्छी अच्छी कर सकते हैं, आजकल डायलॉग आता है टीवी पे, आप सब्सिडी छोड़ दीजिए। भाई साहब, सब्सिडी तो छोड़ दें, रोटी तो पकाएंगे, कहीं तो खाएंगे। आप उसको काम धंधा तो चौपट हो रहा है, ना प्रॉपर्टी मार्केट चल रहा है, ना कोई दूसरा बिजनेस चल रहा है। हालात इतने खराब है कि आपको ये जो आपने कहा कि आपको काम करना पड़ेगा, तो इसका मतलब 18 महीने से राजस्थान में सरकार नहीं चल रही थी जी, आपका कंट्रोल नहीं था। और यदि कंट्रोल नहीं था, मैं भाई साहब आप बोल लेना मेरे बात, यदि आपका कंट्रोल नहीं था, आप कह रहे हैं कि साहब ये कमी है, मैं तो खुद कह रहा हूं बीजेपी कांग्रेस के हिसाब से नहीं कह रहा, मैं इस बात को मानता हूं, एग्री करता हूं कि इस देश में कार्यपालिका को जितने अच्छे ढंग से काम करना चाहिए, आईएएस, आईपीएस, आरपीएस ऑफिसर्स को, आज उनकी उम्मीद क्या है आपको पता है? वो ये उम्मीद करते हैं कि सवाल पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं है। एक कलेक्टर ये उम्मीद करता है, आपको पता है चीफ सेक्रेटरी से बड़ा प्रोटोकॉल में एक एमएलए। ये देश डेमोक्रेटिक बेस पर टिका हुआ है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में है। आपको कहीं ना कहीं उससे समन्वय रखना पड़ेगा। आप अपोजिशन के एमएलए से रखें या नहीं रखें वो तो अलग बात है, लेकिन आपकी पॉलिसीज में बहुत जबरदस्त सुधार की जरूरत है। सिस्टम में एक चेन है और उस चेन को ब्रेक नहीं किया जा सकता। अब सरकार यदि ये बात अब कर रही है तो मैं साफ बात कह रहा हूं, मैं मैडम से कोई नाराज होकर ये बात नहीं कह रहा हूं। वसुंधरा जी के रूप में लोगों ने जब इनको चीफ मिनिस्टर घोषित किया तो काफी बुराई के लिए नहीं कह रहा हूं। लोगों को आपने पहले चीफ मिनिस्टर आपको मैंडेट दिया, वोट दिया, वोट अकेले मोदी जी को नहीं मिले, राजस्थान में वसुंधरा जी को भी मिले क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर घोषित हो गई थी। अब अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, इनके पास टाइम है। लेकिन अब यदि ये 6 महीने निकल गए, मुझे ये पता नहीं था कि इतना जल्दी सरकार डॉक पर खड़ी हो जाएगी। मैं सच कह रहा हूं, जिस ढंग से हम बुरी तरह से हारे, हम भी सोचने को मजबूर थे, लेकिन बार बार सरकार की जो लाचारी शो हो रही है, सरकार कुछ बड़ा काम कर नहीं पा रही है, या अधिकारियों के ऊपर बात हो रही है, तो इसमें सरकार को सुधार करना चाहिए। कुल मिलाकर ये बात है, प्रशासनिक विफलता कहीं सरकार की विफलता ना बन जाए, इसको लेकर सवाल है। जयपुर से विजय सोनी जी है, उनसे बात करके ज्ञानदेव जी मैं आपके पास लौट रहा हूं। विजय सोनी जी, आपकी राय जानना चाहेंगे, फिर ज्ञानदेव जी से बात करेंगे। जी सर, नमस्कार। सर नमस्कार सर, मैं ये बता रहा था कि जैसे बीजेपी के वादे जो है सारे लोग जान गए हैं, पूरी जनता जान गई है। जो जो झूठे वादे किए थे वो सब जनता, युवा, व्यापारी, हर आदमी के सामने है। चुनाव तो अपने टाइम से होंगे। अगर आप सर्वे करवा लेना तो जो कांग्रेस की 21 सीटें आई थी ना, बीजेपी की 17 भी नहीं आए। अब ऐसा माहौल हो गया। चलिए, धन्यवाद विजय जी। क्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जो कुछ कलेक्टर्स को कहा उसके पीछे वजह यह है प्रशासनिक विफलता, लोगों की नजर में सरकार की विफलता बन चुकी है? ज्ञानदेव जी, ऐसा नहीं है। प्रताप जी ने कहा है कि सिपाही भी एक एमएलए नहीं लगा सकता। एमएलए सिपाही या थानेदार या डीएसपी एसपी क्यों लगा?
और क्यों हम लोग प्रशासनिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करें एमएलए। अभी तक हिंदुस्तान में कांग्रेस का शासन रहा लगभग 60 वर्ष, और 60 वर्ष में आज तक वेज बोर्ड नहीं बन पाया, किसी इंडस्ट्री का कोई ड्यूटी चार्ट नहीं बन पाया। ये तो रही राष्ट्रीय स्तर की बात। स्टेट लेवल पर सारी आपको भी तो मौके मिले बीच में। सुनिए श्रीमान, सारी व्यवस्थाओं को चौपट किया है। जिस ढंग से अभी मैं सिंगापुर और मलेशिया होके आया हूँ, भारत का रुपया के बराबर रिंगित उनका 1 रुपया मलेशिया का, कोलालमपुर का, और हमारे 18 रुपये। मैंने आधा लीटर पानी की बोतल ली तो $2 में मिली, जो हमारा 100 रुपये के बराबर है। 49 रुपये के बराबर $1 है। हिंदुस्तान की कीमत दुनिया में गिराई, हिंदुस्तान की व्यवस्था प्रशासनिक दृष्टि से 60 साल में बिगाड़ी गई। और आज अगर मैडम कह रही है तो इन अफसरों की, इस IPS IAS की, इस RPS RS की, ये पुरानी जो आते हैं उनको ठीक होते होते समय लगेगा। 1.5 वर्ष कोई मायने नहीं है। मिस्टर ज्ञानदेव जी, यही मुख्यमंत्री 5 साल पहले भी राज करके गई हैं। बोले 17 सीटें। अरे तुम्हारी तो जानकारी मिल जानी चाहिए जनता को और हमारे कांग्रेस के मित्रों को, प्रताप जी को, कि एक चुनाव हुआ हम भारी बहुमत से 163 लाए, दूसरा चुनाव हुआ 25 के 25 सीटें लाए, पंचायत चुनाव हुए हम 82% सीटें लाए, उसके बाद नगर पालिका, ये आत्मविश्वास आप पर भारी ना पड़ जाए, यही सवाल है जी ज्ञानदेव जी। अब नगर पालिका चुनाव 20 अगस्त को है, 1 महीने बाद आपको पता लग जाएगा जनता हमको चाहती है या किसी और को चाहती है। मैं राजनीतिक बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जनता हमारी नीति को, हमारी पॉलिसी को, माननीय वसुंधरा जी की छवि को आज भी उस ढंग से कैश कर रहे हैं जैसा ज्ञानदेव जी। एक और सवाल है मेरा, ये जो राय आ रही है ये भी जनता की, क्या इसको आप नजरअंदाज करेंगे? ये तो कोई कांग्रेस ही है, कोई सोनी जो सब भी बोल रहे हैं, वो सोनी जो नहीं बोल रहे हैं। जी 3 दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, 3 दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। मेरा 1 वोट मेरी कास्ट का, मेरे परिवार का नहीं है, फिर भी 4 बार एमएलए बन के आया हूँ। मैं जनता के बीच में रहता हूँ, मैं हवा में नहीं रहता। 1 बार जीता, 2 बार जीता, 3 बार आखिर जनता चाहती है, जनता के बीच में जनता। ज्ञानदेव जी, जैसी आपकी काबिलियत है वैसी बाकी लोगों की नहीं होगी पार्टी में, इसीलिए ये सवाल खड़े हो रहा है। बाकी जो आपसे कमजोर है उनके लिए शायद मुख्यमंत्री ऐसा बोल रही है। किसकी नहीं सुनते? कौन जनप्रतिनिधि है जिनका जिक्र वसुंधरा राजे कर रही थी, वो जानना चाह रहे हैं। फिर हम उन जनप्रतिनिधियों के भी मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, मुझे प्रतिदिन एमएलए मिलते हैं और मित्रों से पूछता हूँ, मैं अलग से पूछता हूँ काम हो रहे हैं कि हो रहे हैं, अधिकारी सुन रहे हैं। ये मैंने खुद ने कहा, पत्रों का जवाब नहीं देते, वो नहीं देते तो मैंने बोला है, और मैं बेबाक बोलता हूँ, आज भी बोलता हूँ, अगर कोई अधिकारी काम नहीं करेगा, लेकिन सिपाही जो आए हम काम लेंगे, हम थानेदार आएगा हम काम लेंगे। हम क्यों थोपें? हम एसपी को क्यों कहें कि इस थानेदार को लगाओ, सिपाही को लगाओ? जो आएगा उससे काम लेंगे, और काम लेना हम जानते हैं। चलिए फिर क्या राय है? क्वालिटी होनी चाहिए, क्या राय है? काम ले। सुशील शर्मा जी हैं, निर्दलीय पार्षद हैं जयपुर से, बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? नमस्कार अश्विनी जी। नमस्कार अश्विनी जी, मेरा कहना ये है कि ये ब्यूरोक्रेसी इतनी ज्यादा हावी हो गई है जी कि जनप्रतिनिधि, सारी जनप्रतिनिधि प्रताप सिंह जी खजरियाबाद की जैसे या इनके ज्ञानदेव जी जैसे बोल्ड नहीं हो सकते। कुछ बेचारे सीधे साधे भी चुनकर आते हैं जो अपनी बात को कह नहीं सकते, पहली बार भी आते हैं, लेकिन इतने हावी हो रहे हैं। नगर निगम जयपुर की यदि मैं बात करूं, मेरे एरिया की, तो यहाँ सारा का सारा सिस्टम ही जैसे अफसर ही चला रहे हैं, और ऐसे ही सरकार के अंदर है। आप जेडीए में चले जाओ, नगर निगम चले जाओ, और डिपार्टमेंटों में चलाओ, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे अफसर ही चला रहे हैं। और अफसर, मेरे को ऐसा लग रहा है, इनको पता नहीं क्या है कि ये ऊपर से मुख्यमंत्री स्तर पर पूरा कंट्रोल करते हैं, उनको पावर देके भेजती है सब मैं अपने आप में हावी रहूं और बाकी जनप्रति कुछ नहीं, ताकि अपना चलता रहे। मेरा ये मानना है कि पूरे राजस्थान को ब्यूरोक्रेसी चला रही है, जनप्रतिनिधियों। चलिए सुशील जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीवास्तव साहब, आपका रुख करेंगे। रात्रि चौपाल आपने भी की होगी जब आप कलेक्टर रहे होंगे, उस दौरान जब आप ऊपर अफसर बने तो आपने मातहतों को निर्देश भी दिए होंगे, लेकिन क्या आज कोई कलेक्टर किसी मातहत को कह सकता है गांव में जाकर बात करे, जब खुद गांव में नहीं जाते, वो सरकारी फरमान को नहीं मानते? वो देखिए, एक चीज़ मैं पहले क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ, स्पष्टीकरण, कि ये जनप्रतिनिधियों का जो भूमिका है वो राय देना, मीटिंग में सजेशन देना, लेकिन रायचंद और हुक्मचंद, आजकल इतने लोग, जनता भी राय दे रही है, वो रायचंद है, हुक्म देने वाले भी बहुत से हो गए। सब प्रशासन को चलाना है, लोक सेवक है, तो प्रशासन 2 भागों में, मिनिस्टर डायरेक्शन पॉलिसी का दे सकते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी एनोनिमस होती है, फेसलेस होती है। एनोनिमिटी, न्यूट्रलिटी, ऑब्जेक्टिव उसका वो धर्म है। एक सीधी सी बात है, रात्रि चौपाल, सीधी सी बात है, रात्रि चौपाल बता रहा हूँ। रात्रि चौपाल की सिस्टम ये था, नाइट हॉल्ट हमेशा से फील्ड वर्कर्स को गिरदावरी में, दूसरी जगहों में जाके नाइट हॉल्ट कंपल्सरी थे। 45 नाइट हॉल्ट हमको एज एसडीओ करने पड़ते थे। कलेक्टर्स के लिए कोई खास पाबंदी उस वक्त नहीं थी, पर हम वैसे भी करते थे। लेकिन और जहाँ जाते थे, लगातार बोलते हैं कलेक्टर जाइए, क्षेत्र को जानिए। जनप्रतिनिधियों से मिलने का
चाहे वो कहीं भी हो, चाहे जनता हमारे साथ, मैंने पारदर्शिता प्रैक्टिस की है, दरवाजे खोल के रखता है, जब तक आखिरी व्यक्ति खड़ा रहता है हर कोई आईसी श्रीवास्तव नहीं होता, इसीलिए सवाल खड़ा होता है। और इसीलिए कैसे उम्मीद की जा सकती है कि गांव में कोई डॉक्टर को या फिर किसी कर्मचारी को या किसी अध्यापक को कहा जाए कि दूर दराज के गांव में जाकर पोस्टिंग पर काम कर ले, जब अफसर भी वहां नहीं जाते। ऐसे हालात में एक सवाल पुलिस को लेकर भी खड़ा होता है। पुलिस के दरवाजे पर आज आम आदमी दस्तक देते घबराता है, डरता है। कारण पहले एसपी थानों का दौरा करते थे, रात को रुकते थे और पूरी कार्यप्रणाली को समझते थे, लेकिन आज ऐसे हालात नहीं है। झाला साहब, ऐसे हालात क्यों नहीं है? देखिए, इस तरह से तो आरोप लगाना ठीक नहीं है कि कोई नहीं सुनता और सब जगह ऐसी व्यवस्था है, वरना मुख्यमंत्री लेकिन ना तो खुले खाते बोलती और ना ही खुले बाजार ये चर्चा होती। अगर ऐसा है तो फिर सोचना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि डिजायर और सिफारिशों के आधार पर अधिकारी लग गए हैं। देखिए, एसपी लेवल पे मैं इस बात को, झाला साहब, इस बात का भी जिक्र करना चाहूंगा। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा है जो फिट नहीं है उनको फील्ड पोस्टिंग ना दी जाए। देखिए, एसपी लेवल पे सारी जिम्मेदारी थोपना, क्या एसपी के नीचे बहुत सारे अधिकारी, एडिशनल एसपी, डिप्टी एसपी, थानेदार और जो दूसरे जो है उनके जो मातहत है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? वो क्या तनख्वाह नहीं देते? क्या वो काम नहीं करेंगे तो एसपी को जिम्मेदार नहीं बताया जाएगा? ठीक है, एसपी जितना मॉनिटरिंग कर सकता है, जितनी निगाह रख सकता है, निगरानी रख सकता है, उतनी ही रख पाएगा। और अगर वो वास्तव में अगर उसका जिला ही बिल्कुल बेकार हो रहा है और बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं है, तो वो फिर उसको रहने का कोई हक नहीं है। तो उसको मुख्यमंत्री मेरे ख्याल से ऐसे ही अफसरों का जिक्र कर रही थी। एग्जाम्पलरी तौर पर उस व्यक्ति को, उस अधिकारी को जो है दंडित किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से मैं इस ओपिनियन का बिल्कुल, हम भी यही कह रहे हैं, बड़े बाबू नहीं सुनते तो सवाल खड़ा होना चाहिए। देखिए, सरकार जो चलती है वो खाली पुलिस विभाग या राजस्व विभाग से नहीं चलती, बहुत सारे विभाग होते हैं। क्या सारे विभागों के अधिकारी जिला लेवल के और ब्लॉक लेवल के और ग्राम लेवल के, क्या वो ईमानदारी से मेरे ख्याल से एक गिलास पानी को हम अगर बाल्टी में डालकर देखेंगे तो फिर मेरे हिसाब से बारीकियां वहां कमजोर लगने लगेगी। इसलिए गिलास में पानी को रहने दे तो बेहतर होगा। कलेक्टर और एसपी पर बात करेंगे तो मेरे ख्याल से खामियां भी निकलकर सामने आ जाएगी। खालिद कुरैशी बीकानेर से, इंद्र ओझा साहब बीकानेर से हमारे साथ जुड़े, मैं उनकी राय जानकर ब्रेक पर जाऊंगा, लौटूंगा आपसे वापसी करूंगा। खालिद साहब, खालिद कुरैशी साहब, नमस्कार सर। नमस्कार, बताइए। आप भी सही कहते हैं और मुख्यमंत्री साहब भी सही बोलते हैं। एक मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री होकर जो जनता का सवाल जवाब दे सकते हैं तो अधिकारी क्यों नहीं? बाकी में ये सच है सर, आप थानों में चलिए, कहीं भी ढंग से बात नहीं करते, बदतमीजी से बात करेंगे। आपको अगर रिपोर्ट लिखवाना चाहेंगे तो रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। अगर कोई अनपढ़ आदमी है, अगर वो खालिद साहब इसको कहेंगे ना, गुड गवर्नेंस कहीं पर गड़बड़ा गया है। अब अधिकारी किसी के पास चले जाए सर, वो इसी तरह बर्ताव करते हैं। चलिए, धन्यवाद आपकी इस राय के लिए। इंद्र ओझा साहब, नमस्कार। अश्विनी जी, नमस्कार सर। सर, मैं आज आपको देख तो नहीं पा रहा हूँ क्योंकि लाइट गई है, बीकानेर में बहुत जबरदस्त बारिश चल रही है जी, लेकिन मैं डिबेट में फिर भी हिस्सा ले रहा हूँ। जो आज का जो मुद्दा है, मेरा ये कहना है पाइक साहब इसमें है कि तो वसुंधरा जी ने कहा, वसुंधरा जी ने बहुत अच्छा अपना जो मैसेज वसुंधरा जी ने दिया है ब्यूरोक्रेसी को, लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेसी की जो सिस्टम जो इन्होंने बना रखा है, उसकी मुख्य वजह जो पाइक साहब ये है कि आज की सरकारी जो कर्मचारी है, वो जो अधिकारी है, नौकरी लगने के बाद वो अपने आप को गवर्नमेंट से ऊपर समझने लग जाता है। अधिकारी की सोच में ये है, और वो कहीं न कहीं किसी न किसी राजनेता के सिपलेदार वो उनका अपना उनको मिली हुई होती है, और ये इसलिए इनका सिस्टम पूरा बिगड़ा हुआ है। ये किसी के मतलब क्या है कि कहने में नहीं चले क्योंकि उनके आका बैठे हैं। जी ओझा साहब, बिल्कुल बिल्कुल समझ गया मैं आपकी बात को। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। ना कांग्रेस बोली, ना अश्विनी कुमार बोले और ना फर्स्ट इंडिया बोला, ये जनता बोली, और जनता कहती है, साफगोई के साथ कहती है। फिलहाल एक ब्रेक, चर्चा जारी है। सवाल बड़े बाबू का है, आखिर बड़े बाबू नहीं सुनते तो फिर कैसे सुना दिया जाए? ब्रेक के उस बाद प्रदेश के जो अफसर हैं उनके नकारापन के कारण सरकार को महसूस हुआ कि वो आपके दरवाजे पर आई है। इस सरकार के अधिकारी नकारा और निकम्मे नहीं होते या जिला प्रशासन के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं तो आज सरकार को प्रशासन आपके दरवाजे पे नहीं आना पड़ता। प्रशासन आपके दरवाजे पर आने का प्रतीक है कि हमारे सरकार में बैठे हुए लोग काम नहीं करते हैं। इस बात को सरकार ने महसूस किया और जनता के दर्द को जाना, इसलिए सरकार अब जनता के दरवाजे पर आ रही है। कम से कम महीने में 1-2 बार तो कलेक्टर गाँव में जाए ताकि वहाँ की जनता को भी राहत मिले, क्योंकि जब गाँव की जनता सिटी में आती है तो उनको इतना वो याद नहीं होता, वो पहुँच ही नहीं पाते।